सो यस, टॉकिंग अबाउट कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो हमने ऑडिटिंग जो है वो सीखा था। ऑडिटिंग की जो है वो डेफिनेशन जो है वो हमने सीखी थी। एंड हमने जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सीखे थे कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारे सीखे थे। अब हम जो है वो क्या सीखने जाएंगे, आज हम सीखेंगे एडवांटेजेस जो है वो क्या होते हैं ऑडिट कराने के, लिमिटेशन जो है वो क्या होती है ऑडिट कराने की। एंड अगर मैं बात करूँ तो जो है वो कि एक तो हमने सीख लिया कि एडवांटेजेस जो है सीखेंगे, एक तो हम जो है वो लिमिटेशन जो है सीखेंगे, एंड ऑडिट का क्लासिफिकेशन जो है वो हम सीखने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाली हैं इस लेक्चर की। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछली बार हमने जो है वो एरर्स तक जो है वो सीख लिया था। हमने जो है वो बेसिकली सीखा क्या क्या था इन टोटलिटी के अंदर। अगर मैं बात करूं तो हमने जो है पिछली जो है वो क्लास के अंदर हमने ये सीखा था कि ऑडिट की डेफिनेशन जो है वो हमने सीखी थी। उसके बाद हमने जो है वो अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में जो है वो डिफरेंस समझा था। एंड फिर हमने जो है वो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का मतलब जो है वो सीखा था। देन हमने ये सीखा था ऑडिटिंग जो है वो, ऑडिटिंग जो है वो कौन करता है, ऑडिटर, और ऑडिटर जो है वो कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। देन उसके बाद में हमने ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑडिट क्यों कराया जाता है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देन हमने 3 टाइप के एरर्स पढ़े थे, क्लैरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स जो है वो हमने पढ़ा था। एंड अगर मैं बात करूं क्लैरिकल एरर की, तो क्लैरिकल एरर जो है वो 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, एरर ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। एंड ये जो है वो ट्रायल बैलेंस को जो है वो इफेक्ट नहीं करता। ये जो है वो, ये वाला जो क्लैरिकल एरर है ये जो है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। एंड टॉकिंग अबाउट एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर, ये दोनों ऐसे एरर्स हैं जो कि जो है वो ट्रायल बैलेंस को जो है वो इफेक्ट नहीं करते हैं। ये हमने जो है वो सीखा था। देन हमने जो है वो डिडक्शन एंड प्रिवेंशन जो है वो, फ्रॉड की डिडक्शन एंड प्रिवेंशन जो है वो कैसे करी जाती है, उसके अंदर हमने फ्रॉड्स के जो है वो टाइप पढ़े थे कि फ्रॉड जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो मिस अप्रोप्रिएशन जो है वो कैश का होता है, जो जनरली जो है वो देखा जाता है। एंड फिर हमने जो है वो गुड्स का मिस अप्रोप्रिएशन पढ़ा था, एंड फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन जो है वो पढ़ा था हमने पिछली क्लास के अंदर। अब हम जो है वो सीखने जा रहे हैं कि ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है। ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड के अंदर एंड एरर्स के अंदर। अब ड्यूटी का मतलब क्या है कि उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसको जो है वो क्या क्या करना है, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड के रिगार्डिंग उसकी क्या जिम्मेदारी होती है ऑडिटर की। ऑडिटर जो है वो कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन की। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताता हूँ कि जो पहले जो है ना, पहले जो है वो मतलब वो जो भी लीगल परसेप्शन पहले जो था ना कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन की, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हो गए हैं। बहुत सारे केस लॉज वगैरह आए थे, उसके बेसिस पर जो है वो सारा का सारा जो है वो हुआ। इनिशियली वो जो है वो डिसीजन जो भी किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी के का केस था, उसके बेसिस पर जो है वो बेस्ड था कि जो है वो ऑडिटर की ड्यूटी क्या रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो एक केस आया, ये जो लर्नड, ये जो जज्ड लॉब्स है सम अप जो है वो ऑडिटर की जो है उन्होंने डेफिनेशन जो है वो उन्होंने समड अप करके जो है वो, ये जो जज लॉब्स थे ना, उन्होंने जो है ऑडिटर की ड्यूटी को सम अप करके क्या कहा, ऑडिटर जो है वो वॉच डॉग है, नोट अ ब्लड हाउंड। अब इसका मतलब क्या है कि ऑडिटर जो है वो वॉच डॉग है, नोट अ ब्लड हाउंड, मतलब कि वो जो है वो प्यासा वो नहीं है कि जो है वो ब्लड हाउंड का आप जो है वो ये समझ सकते हो कि वो प्यासा, वो खून का प्यासा वगैरह नहीं है। वो वॉच डॉग है, मतलब वो निगरानी करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो पीछे ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो जो है वो वॉच डॉग है, वो ये देखेगा कि उसको जो है वो क्या करना है, कोशिश करनी है कि प्रिवेंशन एंड करेक्शन करने की। मतलब वो ये नहीं है कि पागलों की तरह ब्लड हाउंड हो जाएगा, खून का प्यासा हो जाएगा कि क्लाइंट के खून के पीछे पड़ जाएगा कि यार नहीं यार ऐसे कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि ब्लड हाउंड जो है वो बन जाना है। बस जो ऑडिटर जो है वो क्या है, वॉच डॉग है, ऑडिटर ब्लड हाउंड नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कहती है, अगर मान लो लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के अंदर बताऊं तो मैं, हम ये कंपनी ऑडिट के अंदर भी सीखने वाले हैं कि लिस्टेड कंपनी के अंदर ऑडिटर को जो है वो कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। देखो कंपनी है, कंपनी के अंदर जो है वो लिस्टेड, और वो भी लिस्टेड कंपनी है, तो बताओ उनके मालिक जो है वो कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। तो अब ऑडिटर को अपॉइंटेड भी कौन करेगा, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। दस वो जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो किसका रोल जो है प्ले करेगा, वॉच का। वॉच डू ऑन देयर बेस्ट एंड जो है वो शुड लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। मतलब वो जो है वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या चाहते हैं ऑडिटर से कि वो ऑडिटर जो है वो क्या करे, वो जो है वो अपना वॉच जो, ये जो वॉच डॉग वाला रोल है ना, वो अच्छे से करे, प्ले करे, उनके बिहाफ पर जो है वो क्या करे, निगरानी करे, देखे सब कुछ। निगरानी इन द सेंस ये नहीं है कि वहाँ पर जो है वो चौकीदार वो बन जाएगा,
दैट्स नॉट वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब एक तरह से ये है कि, या फिर वो नहीं है कि जो है वो मतलब पहरेदार कुत्ता जो है बन जाएगा, नहीं। इसका मतलब है वो जो है वो रिव्यू वगैरह करेगा, ढंग से सारी चीज़ें देखेगा, मतलब मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को रिव्यू करेगा। वॉच डॉग उस चीज़ उस सेंस में है, समझ रहे हो। और जो है वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्यों जो है वो उसको जो है वो अपॉइंट करते हैं, ताकि वो जो है वो उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करे, जो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। अब मैं बात करूँ ना कि जो है वो एक, मैंने जो है वो आपको बोला ही है कि यहाँ पर ये देखो वही वाली बात लिखी दी है कि जो है वो ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है, वेरिफिकेशन करना उसका काम होता है, एंड नॉट डिडक्शन। मतलब उसका काम, ऑडिटर का काम क्या है, वेरिफिकेशन करना एंड नॉट डिडक्शन, ठीक है। इफ़ यू फाइंड आउट समथिंग सस्पिशियस, अगर मान लो उसको कुछ जो है वो कुछ फिशी चीज़ जो है वो नज़र आ रही है, जब वो ऑडिट कर रहा था तो उसको कुछ जो है ना फिशी चीज़ नज़र आई, मतलब एक तरह से सस्पिशियस चीज़, गड़बड़ वाली चीज़ कुछ नज़र आई, वो क्या करेगा, वो इंक्वायरी करने लग जाएगा, मैटर को डिटेल में खोदने लग जाएगा, एंड इन्फॉर्म करेगा शेयर होल्डर को कि मैनेजमेंट ऐसा ऐसा कर रही है, ऐसा ऐसा कर रही है, ठीक है। उसको अगर मान लो कुछ भी जो है सस्पिशियस चीज़ जो है जिसके ऊपर उसको डाउट हो रहा है, अगर यहाँ पर गड़बड़ है तो हो सकता है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो अफेक्ट कर रही हो, उसको ऐसा लग रहा है, तो अगर उसको कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो वो शेयर होल्डर को बताएगा। बट अगर उसको कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता और वो फुली जस्टिफाइड एंड ट्रस्टिंग एंड रिलाइंग जो भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी है कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने, जो है वो कोई भी जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो देती है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता है ऐसे 580 होता है वैसे तो। और बाकी अगर मान लो जो कोई एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के और उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है कि, अब जैसे वो ना किस कोई स्टॉक का ऑडिट ने करने से ना ऑडिटर को रोक रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ना अभी डिस्प्यूटेड है, आप इसका ऑडिट मत करो, अभी ये जो है ना केस डिस्प्यूटेड में चल रहा है कि ये जो है ना ये हमारा है, या फिर जो है वो जो है वो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमारा है या फिर जो है वो किसी और थर्ड पार्टी का, ये अभी डिस्प्यूटेड केस चल रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ भी है, कोई भी एक्सवाइजेड चीज़ है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर जो है वो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो है रिप्रेजेंटेशन दी हुई है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर, ये जो है वो सिर्फ आप यही नहीं मान के चलो, आप कुछ और भी जो है चीज़ों के लिए मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई जो है वो पर्टिकुलर चीज़ बिकी है या नहीं बिकी है, ठीक है, उस चीज़ पर डाउट चल रहा है कैसे। अब वो जो है वो मान लो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, देखो जैसे जो है वो क्लाइंट है, क्लाइंट ने ना कुछ सामान जो है किसी को बेचा। अब वो क्या हुआ, रास्ते में ना वो फ्रेजाइल था, वो ना रास्ते में टूट गया। अब जो है वो क्लाइंट कह रहा है कि हमने तो जो है वो ना बीच में जो डैमेज वगैरह थे ना, उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, जिस कस्टमर को बेचा था ना उसकी थी, और कस्टमर कह रहा है इसकी थी, और इसी बात पे केस चल रहा है। तो जो ऑडिटर है ना वो कह रहा है कि इन कुछ पर्टिकुलर ये जो थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शन है ना ऐसी टाइप की, जो भी इस जो है वो डेटर से रिलेटेड है, आप अभी चेक मत करो क्योंकि अभी डिस्प्यूटेड केस चल रहा है। तो हाँ, अगर वो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करेगा और सारी जो है लीगल डीड्स वगैरह दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, तो हाँ हम नहीं चेक करेंगे, क्यों चेक करेंगे। तो इन ब्रीफली अगर मान लो एरर एंड फ्रॉड का केस होता है ना, ऑडिटर की ड्यूटी क्या होती है कि उसको रीजनेबल केयर रखनी है, उसको क्या करना है, रीजनेबल केयर जो है वो अपना ना जो है वो ध्यानपूर्वक काम करना है। रीजनेबल केयर का मतलब आप अगर पूछो तो रीजनेबल केयर का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक काम करना है। इन रिसेंट ईयर ऑडिटर जो है वो एक्सटेंडेड हो गए हैं सम केसेस के अंदर बिसाइड शेयर होल्डर टू द थर्ड पार्टीज। मतलब पहले जो है वो क्या होता था, पहले जो है वो शेयर होल्डर्स वगैरह के लिए ही जो है वो काम, मतलब शेयर होल्डर्स वगैरह ही उन्हें अपॉइंट करते थे, बट जो है वो अब जो है वो इन सम केसेस बिसाइड शेयर होल्डर वो थर्ड पार्टीज तक उनकी जो है वो ड्यूटी जो है वो एक्सटेंडेड हो गई है। पहले ओनली शेयर होल्डर्स तक होती थी, बट अब थर्ड पार्टीज तक भी एक्सटेंडेड हो गई है। बट देखो उसकी जो है वो लाइबिलिटी वगैरह कब आएगी, क्वेश्चन ये आता है उसकी लाइबिलिटी जो है ऑडिटर की लाइबिलिटी कब आएगी, ओनली उसकी लाइबिलिटी तब आएगी अगर उसकी नेग्लिजियंस जो है वो प्रूव हो जाती है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ वो लापरवाही के से काम किया उसने, तभी जाकर उसकी जो है वो क्या आएगी, तभी जाकर उसकी जो है वो मतलब क्या नाम है, तभी जाकर उसका जो है वो मतलब अगर नेग्लिजेंस वगैरह प्रूव हो जाता है, तभी जाकर क्या है कि उसने गलत काम करा है, तो वो चीज़ प्रूव होगी। दस इन द रिकॉग्निशन ऑफ द पब्लिक प्रेशर ऑन द ऑडिटर कि उसको जो है वो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स जो है वो, देखो पब्लिक प्रेशर है ऑडिटर के ऊपर, इसीलिए जो है वो उसको जो है वो उसकी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना ही है, जो भी उसका रोल है। क्योंकि देखो उसी के बेसिस पर जो है वो जो यूज़र्स है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनकी क्रेडिबिलिटी डिटरमाइन होती है। वो कह देगा कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जो यूज़र्स है मान लेंगे क्योंकि वो जो है वो ऑडिटर ने सर्टिफाई करा है। तो उसकी बहुत बड़ा उसके ऊपर जिम्मेदारी वाला काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है उसके ऊपर कि फ्रॉड्स को वो डिटेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड ही फ्रॉड चले जा रहे हैं और वो लिख रहा है कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो बोल रहा है कि ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो क्या है, एरर्स पे एरर्स जो है वो भरे हुए हैं। दिस शुड नॉट बी लाइक दैट ओनली, ठीक है।
अब इसके बाद में आपको जो है वो यहाँ पर ये तो बेकार है। अब इसके बाद में आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। अब यहाँ पर जो है वो एडवांटेजेस जो है ना, हमने 3 कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड करा हुआ है एडवांटेजेस को, कि जो एडवांटेजेस जो है वो उनकी 3 ग्रुपिंग हो जाती है, एक तो बिजनेस के लिए, एक तो ओनर्स के लिए और एक अदर्स के लिए। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग का मतलब समझो कि क्या मतलब है कॉन्सेप्ट का। देखो, क्या जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स ऑडिट कराने ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है, या फिर अनऑडिटेड अकाउंट जो है वो आप ज़्यादा क्रेडिबल मानोगे? द आंसर इज, अगर अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे ना, तो जो शेयर होल्डर्स वगैरह है ना, जो भी कंपनी वगैरह के अंदर शेयर होल्डर्स वगैरह है, उनको ज़्यादा रिलायंस मिलती है, या फिर जो यूज़र्स हैं उनको ज़्यादा रिलायंस मिलेगी कि हाँ ये अकाउंट्स ऑडिटेड हैं, इनके ऊपर रिलाय कर सकते हैं हम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अकाउंट्स है वो ऑडिटेड होने चाहिए ना प्रोप्राइटरी कंसर्न, ताकि ये देखा जा पाए बिजनेस जो है वो रन हो रहा है सही तरीके से। एंड अगर पार्टनरशिप फर्म है, इन अ पार्टनरशिप फर्म की जो है वो हेल्दी रिलेशन जो है वो पार्टनर्स के अंदर चल रहा है, सब कुछ सही से हो रहा है, अगर जो है वो कराना है तो अपने अकाउंट्स को जो है वो क्या कराओ, ऑडिटेड कराओ। एंड स्पेशली कि डिसाइड करना कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जैसे अगर मान लो कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है एंड बाद में जो है वो लड़ाई झगड़ा ना करने लग जाए कि हमने तो जो है वो फालतू में तेरे को कम पैसों पे जो है वो अंदर कर लिया, ये है, तो बेटर है कि अपने अकाउंट जो है वो ऑडिटेड रखवाओ, क्योंकि ऑडिटेड रखवाओगे तो पता लगता रहेगा कि गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो कितनी है। एंड जब हम न्यू पार्टनर जो है वो एंटर होगा तो आप उसको अंदर उससे जो है वो गुडविल का पैसा जो है मंगवाओगे। रिटायरमेंट एंड डेथ पर जो है वो आप जो है वो जिन जो है पार्टनर को पे करोगे, तो उसका जो भी शेयर होगा गुडविल के अंदर उतना आप जो है वो पे करोगे। बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना करे कि मेरा तो शेयर ज़्यादा था कम था। तो आप अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड कराते रहो, क्योंकि जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे ना तो सबको पता रहेगा कि हाँ गुडविल की वैल्यूएशन ये है, आपका शेयर ये है। तो जब आप जो है वो अगर मान लो रिटायरमेंट या डेथ हो जाता है तो आपको इतना ही शेयर मिलेगा, और हमने जो है वो ऐसे ही जो है वो क्या कर रखा है, एग्रीमेंट फ्रेम कर रखा है, सब कुछ जो है वो ऑडिटेड है, तो वो बहुत ज़्यादा सही सही रहता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर के केस में भी। एंड अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है जहाँ पर शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी एंड प्रिज्यूम देयर कैपिटल इंटैक्ट, अगर अकाउंट जो है वो ऑडिटेड कौन करे, सम क्वालिफाइड ऑडिटर करेगा, तो यस इट इज़ बेनिफिशियल। ऑडिट जो है वो कंपलसरी जो है वो बताओ कंपनीज एक्ट के अंदर जो है कंपलसरी है? द आंसर इज यस, ऑडिट जो है वो कराना कंपलसरी है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑल्सो। कंपनीज एक्ट के अंदर भी ऑडिट को कंपलसरी है कि ऑडिट को कराया जाए। अब जो एडवांटेजेस है मैंने आपको बोला ही है कि वो 3 टाइप्स के अंदर ग्रुपिंग हो गई है, बिजनेस के लिए, ओनर्स के लिए एंड जो है वो अदर्स के लिए क्या रहता है। देखो, अगर मैं बिज़नेस के लिए बात करूँ तो जो बिज़नेस के लिए बताओ कैसे जो है वो ऑडिटेड अकाउंट जो है वो यूज़फुल रहते हैं। देखो, जो बिज़नेस के अकाउंट्स होते हैं या फिर उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कौन एग्जामिन्ड करता है? मैंने बताया ही अभी आपको, इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिटर। एक तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, एंड दूसरा वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। क्योंकि रिकवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड, अगर मान लो जो है वो अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो झटपट जल्दी जल्दी जो है वो एरर एंड फ्रॉड जो है वो ईजिली लोकेट हो पाएंगी। एंड अगर अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो मोर चेक जो है वो एम्प्लॉयज़ पर हो पाएगा। कैसे? देखो, ऑडिटिंग होगी तो स्टाफ मेंटेन जो है वो करेगी अकाउंट्स, वो ज़्यादा अलर्ट रहेगी एंड केयरफुल तरीके से काम करेगी। नहीं तो अगर मान लो कोई जो है वो कोई चेक करने वाला नहीं है तो यार लोग तो काम ही करते रहेंगे, जो स्टाफ वगैरह क्या गड़बड़ कर देगा, कैश खा जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। बट अगर मान लो ऑडिट होनी है तो उन्हें पता है कि अगर वो गड़बड़ करेंगे तो ऑडिटर ढूंढेगा एंड वो मैनेजमेंट को बता देगा। तो जो वहाँ पर जो क्लर्क्स वगैरह या फिर वो लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो जो है वो सतर्क रहेंगे, वो अलर्ट रहेंगे कि हाँ हमें गलती नहीं करनी है, नहीं तो जो है हमारा मालिक जो है हमें निकाल देगा, मतलब क्लाइंट निकाल देगा। ठीक है। लोन एंड क्रेडिट कैन इजीली बी ऑब्टेन। देखो, बैंक्स और जो वो मनी लैंडर्स होते हैं ना, वो भी जो है वो क्या होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स ही होते हैं। और वो जो है वो किस अकाउंट्स पर जो है वो बताओ बिलीव करते हैं? जब आप लोन लेने जाओगे ना तो वो कहते हैं कि आप अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड करा के लाओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराओ, क्योंकि जो है वो क्या है कि लोन एंड क्रेडिट ऑब्टेन करना बहुत ईजी है बैंक से, अगर जो है वो किसी उन अकाउंट्स को जो है वो किसने ऑडिटेड करा हुआ है, एक सीए की मोहर लगी हुई है, सीए का ठप्पा लगा हुआ है। आपने सुना भी होगा कि सीए का ठप्पे की वैल्यू होती है, तो वो वही वाली बात है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बिजनेस जो खुद है ना, बिजनेस जो है वो खुद भी अच्छी रेपुटेशन इंजॉय करता है जब अकाउंट जो है वो कैसे होंगे, ऑडिटेड होंगे। देखो, अगर रेपुटेशन जो है कैसे इंजॉय कर पाता है, ऑडिटेड होंगे अकाउंट्स के। देखो, अकाउंट्स ऑडिटेड है, ना तो जो भी यूज़र्स वगैरह ना, उनके दिमाग में ये जाता है कि हाँ ये इस बिज़नेस की रेपुटेशन अच्छी है। क्यों? क्योंकि देखो इनकी टर्नओवर भी अच्छी होगी, क्योंकि 1 करोड़ या 50 लाख से ज़्यादा होगी, तभी जाकर ये ऑडिटेड करा रहे हैं और ये अपने अकाउंट्स को जो है क्लीन रखना चाहते हैं। तो बिज़नेस को भी रेपुटेशन जो है वो मिलती है अच्छी, अगर अकाउंट्स जो है वो ऑडिटेड होते हैं। तो आप इसमें से आपको 4-5 जो है वो पॉइंट जो है वो 3-4 या फिर 3-4 जो है वो पॉइंट्स याद रखने हैं। और क्या आ जाता है, ऑडिट इज़ यूजफुल इन केस बिजनेस जो है वो मैनेज के कौन कर रहा है, सम एजेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कोई ओनर का जो है वो मैनेज कर रहा है ना। तो देखो, कोई एजेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनर जो है मैनेज कर रहा है, मतलब ओनर जो है नहीं देख पा रहा है,
ओनर का कोई ये रिप्रेजेंटेटिव देख रहा है या फिर एजेंट देख रहा है, तो उस केस में ऑडिट कराया जाएगा ना, तो पता चल जाएगा कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर वो जो एजेंट है वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऑडिट कराना बेनिफिशियल रहता ही है उस केस के अंदर, ठीक है। और यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंट्स, इफ द अकाउंट्स, देखो अगर मान लो जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर्ड यूनिफॉर्म बेसिस पर करते रहेंगे, हम जो है वो अगर मान लो देखो अकाउंट जो है वो यूनिफॉर्म बेसिस पे करे जा रहे हैं, अगर हम उन्हें ऑडिट कराएंगे तो ऑडिट करने से क्या होगा, कंपैरिजन भी जो है अच्छे से पता चलता रहेगा, और जो है वो एक दिमाग में क्लैरिटी बैठेगी कि हाँ पिछले साल जो है वो ये था डाटा और अब इस साल ये है, कंपैरिजन भी अच्छे से जो है हो पाएगा, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो रही है तो वो भी अच्छे से रिजॉल्व हो पाएगी। तो देखो जैसे ऑडिटिंग के अंदर जो है वो क्या होता है, जनरली जो है वो ना क्या देखा, ऑडिटर जो है वो ये भी चीज़ें चेक करता है, जैसे पिछले साल सेल्स थी 1 लाख की, अब 1,20,000 हो गई, मान लो 1 लाख थी अब 10 लाख हो गई, कैसे 10 लाख हो गई, क्या कुछ गड़बड़ लग रही है ऑडिटर को, तो ऐसे डिस्क्रिपेंसी पता लग जाती है। और अगर मान लो सही वाली डिस्क्रिपेंसी है, जैसे मैं इसी को फ्रेम करके बताता हूँ, जैसे 1 लाख से 10 लाख, अच्छा पहले जो है वो क्लाइंट कुछ जो है वो एक्सपोर्ट सेल नहीं करता था, इस साल वो एक्सपोर्ट सेल करने लग गया, अच्छा तो ये बात है। तो ऐसे करके जो है वो ऑडिटर जो है वो आपको डिस्क्रिपेंसी सॉल्व करके दिखाएगा अगर होगी तो। एंड अगर जेन्युइनली जो है वो गलती से 1 0 लग गई, क्लैरिकल एरर हो गया, ठीक है, तो वो बातें अलग हो जाती हैं, फिर वो भी डिस्क्रिपेंसी जो है पता लग जाती है, चाहे वो पॉजिटिव इंपैक्ट डाले चाहे वो मतलब जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट डाले, तो वो तो पता चलती है ना। तो ऑडिटेड अकाउंट्स कराने का बेनिफिशियल होता ही है बिजनेस के लिए, बिजनेस इटसेल्फ के लिए, लेकिन ओनर्स ऑफ बिजनेस के लिए भी होता है और अदर्स के लिए भी होता है। सबसे पहले जो है वो ये समझो कि ओनर्स ऑफ बिजनेस के लिए क्या होता है। देखो अगर जो बिजनेस है, मान लो बिजनेस है, वो जो है उसको कौन जो है वो चला, उसका मालिक कौन है, अगर सेल ट्रेडर है, सेल ट्रेडर जो है बिजनेस का मालिक है, मतलब उसको बिजनेस को कौन ओन कर रहा है, सेल ट्रेडर जो है वो ओन कर रहा है, तो वो बताओ कौन से अकाउंट्स पर जो है वो रिलाय करेगा, वो जो है वो ऑडिटेड जो है वो अकाउंट्स पर जो है वो रिलाय करेगा, ठीक है। और अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर जो है वो कैसे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स को, देखो वो ऑडिटेड अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, वो यूज़ करेंगे ऑडिटेड अकाउंट्स को अपने डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। देखो कोई कैपिटल एडजस्टमेंट होनी है, ठीक है, फटाफट जो है पता चल जाएगा कि हाँ जो है वो अकाउंट्स ऑडिटेड है, हमारी जो है वो कैपिटल जो है वो यही है, पिछले साल यही थी, ये ओपनिंग कैपिटल बन गई है, एंड एडजस्टमेंट जो भी कैपिटल वगैरह का करना है, डिस्प्यूट वगैरह कोई पार्टनर कह रहा है नहीं मेरी कैपिटल इतनी नहीं थी, ये नहीं थी, ये कब डिस्प्यूट आते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जब अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं होते हैं। अनऑडिटेड अकाउंट्स के अंदर जो है वो ये मेन दिक्कत रहती है। इसीलिए जो है वो ना, अगर आप पहले से ही अकाउंट जो है वो ऑडिटेड करा के रखोगे तो क्या होगा, जैसे कोई गुडविल का जो है वो, कोई गुडविल जो है वो एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे, ऐसे कोई झगड़े फसाद वगैरह नहीं होंगे कि कोई ये कहेगा कि नहीं आपकी फर्म की गुडविल तो है ही नहीं, उसके अंदर हम इतना शेयर जो है वो लेकर, हमारा मेरा अगर मेरे को 1/5 शेयर मिल रहा है एंड 1 लाख की गुडविल है फर्म की, तो जो है वो फर्म जो है वो 2 पार्टनर थे, ठीक है, ए और बी, अब उसको जो है वो 1/5 मिल रहा है, उसको उसका 1/5 है जो सी एंटर हो रहा है, और ए और बी का क्या था 2/5 शेयर था। अब जो है वो सी को वो जो एंटर कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि फर्म की गुडविल जो है वो 1 लाख रुपीज़ है, और आपको जो है 20,000 रुपये लेकर आने पड़ेंगे क्योंकि आपको 1/5 शेयर जो है वो मिल रहा है। अब वो जो सी है ना, वो पता क्या कह रहा है, मैं मानता ही नहीं हूँ 1 लाख है, मेरे हिसाब से तो जो है वो 70,000 है, लेकिन अगर अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो उसको मानना ही पड़ेगा, जो सी एंटर हो रहा है उसको मानना ही पड़ेगा कि हाँ उस फर्म की गुडविल जो है वो कितनी है 1 लाख है, क्योंकि ये इसके ऊपर सीए का ठप्पा लगा हुआ, इसके ऊपर सीए की मोहर लगी हुई है, ये अकाउंट जो है वो ऑडिटेड है। तो जो है वो क्या है कि वैल्यू जो है वो रहती ही है जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स की। लेकिन अगर और जो है वो, ये तो 2 बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए, अब आ जाते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो है वो क्या होता है, देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर्स जो है वो डिस्टिंक्ट प्लेसेस के ऊपर रहते हैं, डिस्टिंक्ट प्लेसेस के ऊपर रहते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस पर जो भी रह रहे हैं, अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, अलग अलग जगह पर, क्या सारे शेयर होल्डर्स एक ही जगह पर रहते हैं, नहीं, वो बहुत अलग फैलावट में है, ठीक है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या है, जो शेयर होल्डर जो भी डिस्टेंट प्लेसेस पर रह रहे हैं ना, वो ऑडिटेड अकाउंट्स पर रिलाय कर पाते हैं, एंड वो उनको जो है वो एक श्योरिटी रहती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के अंदर सही तरीके से लगी हुई है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर जो भी अलग अलग रह रहे हैं, क्योंकि वो आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं ना जो है वो कुछ भी है, तो वो जो है वो क्या है कि वो ना बिलीव कर पाएंगे ऑडिटेड अकाउंट पे, हाँ सब कुछ सही चल रहा है ऑपरेशंस वगैरह, एंड कुछ घपला नहीं हो रहा है। वहीं अगर अनऑडिटेड होंगी तो फिगर्स में ना डाउट रहेगा कि यार ऐसा जो है वो प्रॉफिट ये कहीं ऐसा तो नहीं, अनऑडिटेड से अकाउंट्स हैं एंड जो है वो पता नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा कि जो है वो प्रॉफिट जो है वो इतना है, मतलब डाउट सा रहेगा। लेकिन ऑडिटेड होंगे तो हाँ यही है, क्योंकि इसके ऊपर सीए ने ठप्पा लगा दिया है। एंड अगर मान लो ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के अंदर जो है वो क्या होता है, ट्रस्टीज जो है वो इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को क्लियर कर देते हैं बिफोर अदर बाय गेटिंग
अब जैसे ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के अंदर क्या होता है, ट्रस्टीज होते हैं। ट्रस्टीज जो होते हैं वो इजीली अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं बिफोर अदर बाय गेटिंग देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। एंड मैं अगर अदर्स की बात करूं, तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, अब जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हो, तो आपको जो है वो क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में जो है वो अगर आपकी टर्नओवर वगैरह जो है वो एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस के केस में, एंड प्रोफेशन के केस में 50 लाख, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, जो कि क्वालिफाइड ऑडिटर ने जो है वो जो है प्रिपेयर करा हुआ है हैं। और अगर मान लो आप पे ऑडिट एप्लीकेबल भी नहीं हो रही है, एंड अगर आपने जो है वो किसी जो है वो क्वालिफाइड ऑडिटर से जो है वो प्रिपेयर कराया हुआ है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह है, कि मतलब उसके ऊपर वो ऑडिटेड करा हुआ है क्वालिफाइड ऑडिटर वगैरह ने, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है ना वो उस पर ज़्यादा बिलीव करेंगे, क्योंकि पता है कि हाँ एक बंदे ने रिव्यू करा हुआ है। रैदर जो अनऑडिटेड आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने कोई इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के अंदर सबमिट कर दिया है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर ना आपकी स्मूथ चेकिंग जो है वो हो जाती है, एंड कि आपका केस स्क्रूटनी में चला जाए उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम, मतलब जैसे अगर मान लो कोई फायर हो जाती है, फ्लड एंड लाइक अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हो गई, कुछ भी हो गया, फायर लग गई, फ्लड्स आ गए, या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कैसे सेटल कर सकती है जो भी लॉस या डैमेज के लिए आपको कुछ क्लेम देती है। आपको पता ही होगा कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम की जो है देती है। अब वो जो क्लेम देगी लॉस या डैमेजेस का, वो कैसे देगी, वो ऑडिटेड अकाउंट्स पर जो है वो दे देगी। अगर मान लो ऐसा केस नहीं होता, तो वो ना थोड़ा ना आनाकानी करती कि क्लेम देने में, वो कहते ही नहीं यार मैं तो नहीं मानती कि जो है वो आपने जिसका क्लेम कराया उसकी वैल्यू जो है वो ना आज के टाइम में कम हो गई, ज़्यादा हो गई, वो ना थोड़ी नखरें कर सकती है। लेकिन अगर अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो वो ऐसा नहीं करेगी, एंड आपकी क्लेम की सेटलमेंट ईजिली हो जाएगी इंश्योरेंस क्लेम की। तो बेटर है ना अपने अकाउंट्स ऑडिटेड कराओ। एक तो आपको फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में भी जो है बेनिफिट मिलेगा कि आपको केस स्क्रूटनी में नहीं जाएगा, एंड आपका इंश्योरेंस क्लेम भी ईजिली सेटल हो जाएगा। एंड सेल्स टैक्स पेमेंट की मैं बात करूं, तो जो ऑडिटेड बुक ऑफ अकाउंट्स है वो जो है वो कौन जनरली एक्सेप्ट करता है, सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ जो होती है ना, सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ वगैरह जो होती हैं, वो ऑडिटेड बुक ऑफ अकाउंट्स जो ऑडिटेड जिसके ऊपर सीए का ठप्पा लगा हुआ है ना, वो जनरली उन्हें एक्सेप्ट करती है। वो सेल्स टैक्स पेमेंट वो इजीली जो है वो कहती है कि हाँ ठीक है, वो जनरली उनको जो है वो एक्सेप्ट करती है। मतलब उनको ज़्यादा विश्वास रहता है कि हाँ एक क्वालिफाइड जो है वो ऑडिटर ने जो है वो इसको जो है वो क्या करा हुआ, सर्टिफाई करा हुआ है, और हमारे को मतलब वो उतनी आनाकानी नहीं करती है कि हाँ इसके अंदर मेरे को गड़बड़ है, उसका शक का लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है, केस आपका कम फंसता है। तो ये सेल्स टैक्स पेमेंट के अंदर भी जो है वो आपकी जो है वो स्क्रूटनी में जाने के चांसेस जो है वो कम होते हैं फिगर्स के। एंड देन आप जो है अगर आप वेल्थ टैक्स की पेमेंट, एक्सपेंडिचर टैक्स है, तो टैक्सेशन अथॉरिटी जो है वो किसके ऊपर जो है देखती है कि आपने वेल्थ टैक्स आपको पे करना था तो आपने ठीक से पे किया है, एक्सपेंडिचर टैक्स आपको पे करना था ठीक से पे किया है, वो देखती है कि आपके जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स को देख लेती हैं। नहीं तो वो आनाकानी करती हैं, वो देखती हैं कि ना वो ना पता है बार बार पूछती रहती है कि आपने ना बताओ, ऐसा बताओ कि हम क्यों माने कि आपका जो है वेल्थ टैक्स सही निकाला हुआ है, आप इसकी कैलकुलेशन दो, ये दो वो दो। एंड वहीं पर अगर अकाउंट्स ऑडिटेड रहती हैं तो वो इतना पूछती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि सही से कैलकुलेशन जो है ऑडिटर वगैरह ने कैलकुलेशन को ढंग से वेरीफाई किया होगा, सारी कैलकुलेशन जो है वो देखी होगी वेल्थ टैक्स की, एक्सपेंडिचर टैक्स की, कि जो है वो सही से जो है वो सबमिशन वगैरह जो है वो करा हुआ है नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो हो जाता है। देन अगर मैं बात करूँ, आपको इतने ही पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं वैसे तो, लेकिन आपको जो है वो और भी मैं पढ़ा देता हूँ इसमें कि कोई भी एक्शन जो भी बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी के अगेंस्ट जो भी एक्शंस वगैरह हैं, वो भी जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स के, अगर मान लो अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो हम जो है वो लीगल केस जो है वो कोर्ट के सामने जो है पेश कर पाएंगे। एंड फ्यूचर ट्रेंड्स हैं वो हम इजीली जो है वो ऑडिटेड बुक ऑफ अकाउंट से जो है वो असेस कर सकते हैं। हम जैसे देखो, मान लो पिछले साल 1 लाख की थी सेल्स, पिछले से पिछले साल जो है वो कितने की थी, मान लो 1 लाख की थी, अब जो है वो उसके अंदर 5% बढ़ी तो 1,05,000 की हो गई पिछले साल। पिछले से पिछले साल मैंने क्या बोला, 1 लाख, उससे पिछले साल कितनी थी, 1 लाख के अंदर मान लो जो है वो 1,05,000 थी, तो मतलब कितनी बड़ी, 5%। एंड ऐसे ही जो है वो आपको पता है कि जो ना ट्रेंड ऐसा है कि आपकी 5-5% सेल बढ़ती रहती है। तो क्या आपको और आपकी इस साल की सेल कितनी है, 1,10,250, मतलब 5% और बढ़ी, तो आपको और अगले जो है साल की क्या सेल आप निकाल सकते हो, यस। और जो है वो आप कह भी सकते हो कि हाँ देखो ये ऑडिटेड अकाउंट्स है एंड हमारी जनरली 5-5% की सेल बनती है, तो आप प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट वगैरह जो है वो सबमिट करके लोन वगैरह भी ले सकते हो। एंड जो बैंक वगैरह तो वो भी जो है मानती है, तो वो फ्यूचर ट्रेंड आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर। एंड अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूँ, क्या ऑडिटिंग के अंदर जो है वो ओनली जो है वो एडवांटेजेस ही हैं, नहीं लिमिटेशंस भी हैं। क्या है, लैक ऑफ कंप्लीट पिक्चर। ऑडिट जो है वो हमारे को क्या कंप्लीट पिक्चर दे सकता है, नहीं देता। देखो, क्योंकि जो है वो क्यों होता है कि लैक ऑफ कंप्लीट पिक्चर, क्योंकि ऑडिटर का काम होता है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। वो उसका जो है वो ये काम नहीं होता कि जो है वो पूरा एश्योरेंस जो है वो लेना, उसका काम होता है रीजनेबल तरीके से काम करना। ड्यू केयर वगैरह के अंदर वो जो है वो
वो काम करना, उसका काम जो है वो ऑडिटर जो है वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है वो नहीं ले सकता, पूरी एश्योरेंस नहीं ले सकता, बिकॉज बहुत सारी लिमिटेशंस होती है ऑडिट के अंदर। उसके पास टाइम लिमिटेड होता है, कॉस्ट वगैरह जो है वो उसको उतनी नहीं मिलती है, तो वो उसके ऊपर कंप्लीट पिक्चर जो है वो लैकिंग रहती है। प्रॉब्लम होता है डिपेंडेंस। सबसे कभी कभार जो है ऑडिटर को जो है वो एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन जो भी स्टाफ और क्लाइंट देता है उसके ऊपर बेस्ड होना होता है, उसके ऊपर वो यकीन करता है, करना ही पड़ता है। लेकिन जो है वो क्या होता है जनरली जो है वो क्या होता है, वो कभी सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं होगी तो यार देखो ना, वो ऑडिटेड अकाउंट्स के अंदर भी गड़बड़ निकल गई। एग्जिस्टेंस ऑफ एरर इन ऑडिटेड अकाउंट्स, मैंने आपको बताया ही है। देखो टाइम एंड कॉस्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है। यूज़र जो है वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन जो है वो रीजनेबल टाइम एंड रीजनेबल कॉस्ट के अंदर जो है वो दे। तो इसके लिए ऑडिटर जो है वो जो भी अपने टेस्ट के प्रोसीजर करता है वो कभी भी 100% चेकिंग नहीं करता। क्या वो 100% चेकिंग करता है? द आंसर इज नो। क्योंकि जो यूज़र्स है ना उनको चाहिए कि रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर ही उन्हें जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स मिल जाए, एंड कॉस्ट के अंदर जो है वो कॉस्ट भी उनको इतनी ज़्यादा ना पड़े। तो ऑडिटर इतना तो है नहीं कि पूरा पागलों की तरह लगा रहेगा, अपना टाइम भी लगाएगा और कॉस्ट भी जो है उसको ना, मतलब उसको इनकम भी ना मिले, तो नो। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो क्या होता है, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है, तो जिसकी वजह से कुछ एरर्स रह जाते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स के अंदर। एंड एक्सरसाइज ऑफ द जजमेंट में क्या है कि नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड, वो जो है वो एक प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर होता है। अब जैसे एंटी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट की शक का लेवल, देखो वो शक का लेवल जो भी परफॉर्म करा है ना, उसको जो है वो हर को अपने अपने हिसाब से जो है वो शक होता है कि जो है वो किसी कोई ऑडिटर जो है वो डिपेंड कर जाता है, हर का प्रोफेशनल जजमेंट अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि हाँ ये वाला रिस्की आइटम है, किसका जो है वो कोई मानता है, किसी को कोई मानता है। वो वहाँ पर ना प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। वहाँ पर जो है वो क्या इन्वॉल्व हो जाता है, प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब जैसे आपको जो है ना, मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा कि मटीरियलिटी का जो मटीरियलिटी डिसीजन की कौन सा आइटम मटीरियल है या नहीं है, ये हर ऑडिटर जो है वो हर ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट पर होता है। और प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है कि वो जो है वो जो भी उसको, जब उसने ट्रेनिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस एक्वायर करा है ना, जब उसका वो एप्लीकेशन करता है प्रॉपर डिसीजन लेने में, ऑडिट इंगेजमेंट में, तो उसे क्या बोला जाता है, प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो बोला जाता है। तो मटीरियलिटी का डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो जो है उसी के बेसिस पर प्रोफेशनल जजमेंट अलग हो जाता है, एंड उसी के बेसिस पर जो है वो क्या हो जाता है, लिमिटेशन आ जाती है ऑडिटिंग के अंदर। जैसे कि अगर जो है वो ये देखो, जैसे एक सेम ऑडिट वर्क है, सेम ऑडिट वर्क जो है वो दो ऑडिटर अलग अलग तरीके से जो है वो परफॉर्म करेंगे, करते हैं, कैन बी डन बाय, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो दोनों अलग अलग तरीके से करें, एंड उनकी लेवल ऑफ सिंसियरिटी, एक अच्छे से कर रहा है और एक कैजुअली जो है वो करे जा रहा है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ठीक है। नहीं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलोन जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, आपको फर्दर जो है वो एविडेंसेस भी मांगने चाहिए। ये नहीं मैनेजमेंट जो बोली जा रहा है आप हाँ करे जा रहे हो। एक ऑडिटर ऐसा है वो जो है वो इन्हीं बातों पे रिलाई कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो अपनी फाइल में लगा रहा है जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, साथ ही में जो है वो क्या कर रहा है कि वो कुछ और एविडेंसेस भी जो है वो ऑब्टेन कर रहा है। तो क्या होता है, जजमेंट एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपको जो है वो पर्सनल जजमेंट्स भी अप्लाई होती है, और इसकी वजह से लिमिटेशन आ जाती है ऑडिटिंग के अंदर। एक ऐसा होगा कि एक ऑडिटेड अकाउंट जो भी अच्छे से चेक कर रहा है, उसके जो वो अकाउंट्स ऑडिटेड करेगा वो अच्छे से होंगे, और जो लापरवाही से चेक कर रहा है उसके ऊपर उतना बिलीव नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा ये रह जाता है। डाइवर्सिफाई सिचुएशन में क्या है, ऑडिटिंग जो है वो उसको माना जाता है कि वो मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है। ऑडिटर जो है वो इस पोजीशन में नहीं होता। कभी कभार ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा वो पोजीशन में नहीं है कि वो ऑडिट प्रोग्राम जो है वो ऐसा फ्रेम कर दे जो सभी सिचुएशन में जो है वो सुटेबल रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। और लैक ऑफ एक्सपर्टाइज, देखो जैसे कि ऑडिटर है, ऑडिटर को कभी कभार जो है वो क्या होता है कि उसको जो है वो एक्सपर्ट्स वगैरह का जो है वो ओपिनियन जो है वो लेना पड़ता है, जहाँ पर उसके पास में नॉलेज नहीं है। जैसे मान लो वो कोई गोल्ड का ऑडिट करने गया, ठीक है, जहाँ पर जो है वो गोल्ड माइन जो भी गोल्ड के बार्स वगैरह होते हैं, ये होता है वो होता है, उसे सीसी वगैरह की जो है वो गोल्ड के अंदर कितने कैरेट्स वगैरह होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी वैल्यूएशन जो भी करी हुई है उसको उतनी नॉलेज नहीं है। तो उसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर का एक्सपर्ट जो है वो हायर करना पड़ता है। एक ऐसे जो है वो हम सीखेंगे ऐसे 620, जिसके अंदर वो जो है वो क्या करता है, एक ऑडिटर के एक्सपर्ट को जो है वो हायर करता है। तो वहाँ पर जो है वो क्या है कि ऑडिटर जो है उसको डिपेंड करना पड़ता है उन रिपोर्ट्स के ऊपर, एंड जो है वो ठीक है, तो वो वहाँ पर उसके पास नॉलेज नहीं रही, तो मतलब फिर मतलब वो पूरा जो है वो क्या है कि वो पूरा रिलाय नहीं करा जा सकता, क्योंकि ऑडिटर ने नहीं करा है, वो किसी और थर्ड पर्सन ने करा है। हो सकता है उसके पास में नॉलेज है, जनरली तो जो है यही देखा जाता है कि नॉलेज होनी चाहिए उसके पास, ऑडिटर के एक्सपर्ट के पास भी, तभी ऑडिटर उसे दे देता है। बट थोड़ा सा ये होता है कि ऑडिटर को डिपेंड करना पड़ता है उनके ऊपर, जो कि हमेशा जो है वो ये नहीं होता कि हो सकता है कि वो सही ही होंगी। लिमिटेशंस आ जाती है इंटरनल कंट्रोल पर। ऑडिटर जो है वो कैन ओनली रिपोर्ट ऑन द ट्रूथ एंड द फेयरनेस
ऑडिटर को जो है वो, ऑडिटर जो होता है ना, लिमिटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल में आप ये समझ सकते हो कि जो है वो ऑडिटर जो है वो क्या करता है, वो रिपोर्ट करता है ओनली ट्रूथ एंड फेयरनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। बट व्हाट अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स? अगर इंटरनल कंट्रोल ही मैनेजमेंट के अंदर अच्छे नहीं होंगे तो जो है वो गड़बड़ के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बट ऑडिटर को जो है वो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनल कंट्रोल पर जो है वो ओपिनियन देना नहीं होता। उसका ओपिनियन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड होता है। देखो कंट्रोल्स वगैरह अच्छे से नहीं लगे होंगे तो मैनेजमेंट जो है वो इजीली जो है वो क्या कर पाएगी, इजीली जो है वो फ्रॉड वगैरह कर पाएगी। जैसे कंट्रोल्स वगैरह आप समझ रहे हो ना, जैसे कि जो है वो पासवर्ड वगैरह एक्सेस करना, एंड जो है वो ये सारे के सारे कंट्रोल एक पर्टिकुलर पर्सनल को दिए हुए हैं। ये क्या है? मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं। बट क्या इन इंटरनल कंट्रोल पर जो है वो ओपिनियन देना ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है? द आंसर इज नो। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑन द ऑडिटर, देखो और दिस ऑल्सो कम ऑफ द लिमिटेशन, ये भी जो है वो क्या है? लिमिटेशन है ऑडिटिंग की, कि जो ऑडिटर है ना, जो भी मैनेजमेंट काम कर रहा है उससे जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्यों क्यों जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है? देखो क्योंकि जो है वो ना, जो है वो ऑडिटर, जो भी शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स ही वो पर्सन है जो उन्हें रेम्यूनरेशन वगैरह दे रहे हैं। अब डायरेक्टर ना कुछ कहने की कोशिश करता है ना, थोड़ा बहुत ना वो बहकावे में आ जाता है, तो इससे क्या हो जाता है? लिमिटेशन जो है वो क्रिएट हो जाती है ऑडिट के अंदर कभी कभार, अगर वो बहकावे में आ पा रहा होता है तो वो वाली बातें आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा लिमिटेशन ऑन ऑडिटिंग जो है वो खत्म हो जाता है। मेरे पास में अगला टॉपिक क्या आ जाता है? ऑडिट का क्लासिफिकेशन। ऑडिट जो है बताओ कितने कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है? ऑडिटिंग जो है वो, ऑडिट जो है वो ना दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। अगर मैं बात करूँ तो एक तो जो है वो उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस एंड एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम जो है वो ये सीख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ ना, तो ऑडिट को ना चार टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करा हुआ है। एक तो आ जाती है स्टैट्यूटरी ऑडिट आ जाती है, एक आ जाती है हमारे पास में प्राइवेट ऑडिट, एक हमारे पास में आ जाती है गवर्नमेंट ऑडिट, एंड एक हमारे पास में क्या आ जाती है? इंटरनल ऑडिट। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होती है। देखो बहुत सारी अंडरटेकिंग ऐसी होती है जहाँ पर ऑडिट कराना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? कौन कह रहा है? कोई जो है वो आपका रिश्तेदार कह रहा है कि ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है? द आंसर इज नो। कौन कह रहा है? स्टैटू, लॉ कह रहा है। स्टैटू मतलब यहाँ पर क्या है कि लॉ जो है वो कह रहा है, बिकॉज ये अंडरटेकिंग जो है वो कुछ लॉ के अंदर बनी हुई है, तो वो उस लॉ कह रहा है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो जो भी ऑडिट जो भी होंगे ना उन अकाउंट्स के, उन्हें क्या बोला जाएगा? स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि जो है वो लॉ ने कहा हुआ है। अब एग्जांपल जो है वो उन ऑडिट के जो है वो समझ लेते हैं। जैसे कंपनी ऑडिट है या फिर ट्रस्ट की ऑडिट है या और अदर इंस्टीट्यूशन है। अब जैसे कंपनीज है, कंपनीज जो है वो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए? कंपनीज एक्ट के अंदर, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो कंपनीज ऑडिट जो है वो कंपनीज जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और कंपनीज एक्ट जो है वो कहता है कि आपको कंपनीज आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। और जो ऑडिट होती है ना जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बढ़ाया था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होती हैं, वो जो उनका ऑडिट जो है वो कंपलसरी कहाँ पर होता है? कंपनीज एक्ट के अंदर। जॉइंट स्टॉक कंपनीज मतलब जहाँ पर शेयर होल्डर जो है वो डिस्टिंक्ट प्लेसेस पर हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पर है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो है वो सब कुछ जो है वो एक ही ने ले रखा है, सब जगह बटे हुए हैं वो शेयर होल्डर, तो उन्हें जॉइंट स्टॉक कंपनीज कहते हैं। और उनको अंदर जो ऑडिट होता है ना वो कंपलसरी होता है कंपनीज एक्ट के अंदर। फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 है, उसने लीगली कंपलसरी करा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज को क्या करना है? अपना ऑडिट कराना ही है। कौन करेगा उनका ऑडिट? इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अकाउंटेंट करेगा। बट नाउ कंपनीज एक्ट 1956 एंड जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट जो है वो हुई थी, उनके हिसाब से ट्रिमेंडस चेंजेस हो गए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि कराना ही है, बट अब जो है सब्सिक्वेंट बहुत सारे अमेंडमेंट्स वगैरह भी हो गए हैं कंपनी ऑडिट के अंदर। अब मैं अगर बात करूं ट्रस्ट की ऑडिट की, ट्रस्ट जो है वो किसके लिए बनाई जाती है? यूजुअली वो जो है वो वीकर पर्सन या फिर जो हेल्पलेस पर्सन जैसे विडोज माइनर्स वगैरह के लिए जो है वो बनाई जाती है यूजुअली, जिनके पास में जो है वो अकाउंट्स वगैरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ट्रस्ट वगैरह के लिए, तो उसी के लिए जो है वो क्या करी जाती है? ट्रस्ट वगैरह बनाई जाती हैं। और इन जो ट्रस्ट होते हैं ना, इनको जो है वो उनके ऊपर लुक आफ्टर कौन करता है? तो ट्रस्टीज जो है वो देखते हैं। ट्रस्टीज जो है वो ये देखते हैं कि सही से सब कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा, कि वो जो है वो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का ढंग से जो है देखभाल करना एंड अकाउंट्स की जो है वो देखना। बट लार्ज केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहाँ पर ट्रस्टीज जो है वो क्या करते हैं? बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह को मेंटेन नहीं करते हैं। इवन तो उन्हें फोर्स भी करा जाता है कि आप बनाओ बनाओ, तब भी वो बनाते नहीं हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा जा रहा है। और फिर अगर वो मान लो नहीं बना रहे हैं तो अकाउंट जो है वो लीड मतलब ट्रू एंड फेयर वो जो है वो देंगे, या फिर मिसलीडिंग। तो मिसलीडिंग है वो ऑफन मिसलीडिंग होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए समटाइम जो है ट्रस्ट डीड के अंदर जो है वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो करा जाता है। स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो डाला जाता है कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो किया जाएगा, ताकि जो है वो देखा जा पाए और अकाउंट्स को ऑडिटेड कराया जा पाए, ताकि जो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं उनकी ऑथेंटिकिटी जो है वो देखी जा पाए। इसीलिए जो है वो स्पेसिफिक प्रोविजन जो है डाला जाता है कि ऑडिटर को तो अपॉइंट करना ही है।
देन आ जाता है हमारे पास में, अगला आ जाता है ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल है। देयर आर अदर बॉडी कॉर्पोरेट जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड जो गैस कंपनीज है जो कि अपने रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट के अंदर बनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वगैरह के अंदर, गैस कंपनीज वगैरह भी जो है वो अपने रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट वगैरह के अंदर बनी है। और अगर आप अनदर सेट ऑफ जो है वो बॉडीज़ भी मान सकते हो पब्लिक कॉर्पोरेशन की, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि जो है वो उनके खुद के एक्ट्स हैं। तो ये सारी की सारी इंस्टीट्यूशन जो है ना फुली रिकॉग्नाइज किसको करती हैं, कि प्रोफेशनल ऑडिट को करती हैं, कि जो है वो प्रोफेशनल ऑडिट जो कि कंपलसरी रहे उनके लिए, ठीक है। और जो है वो ऑडिटर की इनके अंदर पावर्स क्या रहती है, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज जो है वो भी जो है वो ये स्टैट्यूट जो है वो अलग अलग बताते हैं। ये हर लॉ जो है वो बताता है कि पावर, ड्यूटीज जो है वो, लाइबिलिटीज क्या रहने वाली है ऑडिटर की, ये एक्ट्स जो है वो बताते हैं। देन आ जाता है हमारे पास में प्राइवेट ऑडिट। देखो जो इंस्टीट्यूशन जो भी प्राइवेट होती है ना अपने कैरेक्टर के अंदर, वो भी अपना ऑडिट कराती है। वो भी जो है वो क्या करती हैं, कुछ क्वालिफाइड ऑडिटर्स को पकड़ लेती है, जो भी क्वालिफाइड ऑडिटर होते हैं उनको, उनसे जो है वो ऑडिट कराती हैं। एज सच उनके ऊपर जो है वो ऑडिट कराना लॉ ने मैंडेटरी नहीं करा हुआ। अब लॉ ने ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं करा हुआ, तभी तो इनको प्राइवेट ऑडिट कहा गया है, ठीक है, तभी तो इनको प्राइवेट ऑडिट कहा गया है। और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जो है ना उनको जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे सबसे पहले जो है पढ़ लेते हैं सोल ट्रेडर का। देखो जब भी एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर, कौन उसका अपॉइंटमेंट करेगा। अगर प्रोप्राइटरी कंसर्न के अंदर अगर आप मान के चलो एक ही ओनर है, एंड अगर वो जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कर रहा है, तो सोलली कौन किसके ऊपर बेस्ड होगा, उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट। तो उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो सिर्फ जो है वो उसी सिंगल प्रोप्राइटर पे जो है वो बेस्ड होगा। मतलब वो जो है वो प्रोप्राइटर जो है वो देखेगा कि जो है वो सही से जो है वो उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो सारा का सारा जो है वो उसी ऑडिटर पे जो है वो उसी प्रोप्राइटर पे जो है बेस्ड होगा। और उसकी जो राइट, ड्यूटीज़ एंड नेचर जो वर्क का है वो किस बात पे डिपेंड होगा, वो इस बात पे डिपेंड होगा कि जो है उनके बीच में एग्रीमेंट कैसा है, मतलब उस प्रोप्राइटर के बीच में एंड ऑडिटर के बीच में जो है वो कैसा एग्रीमेंट है। एंड वो जो ऑडिटर है ना उसके पास में क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो राइटिंग के अंदर पहले से ही होती है। क्लाइंट जो है उसे पहले से ही जो है वो क्या दे देता है, इंस्ट्रक्शन दे के रखता है कि ऐसे ऐसे जो है वो काम करना है, क्या उसे करना है, एंड वो कैसे प्रोसीड करेगा, सब कुछ जो है वो क्या होता है एग्रीमेंट में लिखा होता है। एंड वो किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। अगर मान लो वो लापरवाही से काम करता है इन केस ऑफ नेग्लिजेंस, एंड अगर मान लो अगर वो जो है वो डॉक्यूमेंट जो है पहले प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, अगर मान लो उसने गलती नहीं करी है तो वो पहले ही बता देगा कि अकाउंट्स बनाना, जैसे मान लो बाद में ऐसा ना हो ना क्लाइंट जो है वो ये कहने लग जाए ऑडिटर को कि जो है वो ऑडिटर तेरा काम जो है वो क्या है, तेरा और काम था अकाउंट्स बनाने का, नहीं, वो ये दिखा देगा कि उन्होंने जो है वो एग्रीमेंट जो है वो करा था, उस एग्रीमेंट में साफ तौर पे लिखा था कि अकाउंट्स का जो है मेंटेनेंस जो है मैनेजमेंट का काम है और ऑडिटर का काम क्या है उनको रिव्यू करना। तो ऐसा होता है। एंड अगर मान लो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स तो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स का जो है वो ऑडिट करा जा रहा है, तो अगर पार्टनरशिप फर्म है तो ऑडिटर जो है वो किन के बीच में एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स जो है वो आपस में जो है वो क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट जो है वो कर लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटर जो है वो कैसे जो है वो अपॉइंट होता है, पार्टनर्स के बीच में जो है वो एग्रीमेंट होता है। हाँ वो कहते हैं कि हम जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं। एंड जो राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ जो है वो भी कौन डिफाइंड होता है, वो भी जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो है वो डिफाइंड हो जाती है कि हाँ म्यूचुअल एग्री वो जो है वो कर जाते हैं। और जो है वो ये कहते हैं कि हाँ पार्टनर जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर की ये राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और वो मॉडिफाई भी हो सकती हैं जो है वो जैसा भी सही लगे। एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ अदर इंडिविजुअल, देयर आर अदर इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनकी लार्ज इनकम एंड ह्यूज एक्सपेंडिचर है। एंड क्वालिफाइड ऑडिटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो इन ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं, जो कि मतलब जो है बहुत अदर इंडिविजुअल जैसे रेंट कलेक्टर्स, एस्टेट मैनेजर, जिनकी बहुत बड़ी इनकम है और जिनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं, तो क्वालिफाइड ऑडिटर जो है वो ये इंडिविजुअल्स भी अपॉइंट करते हैं ताकि ये जो है वो क्या करा पाएँ, अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करा पाएँ अकाउंटेंट से, कि जो है वो अकाउंटेंट जो है वो घपलेबाजियाँ तो नहीं कर रहा है इनका, कि जो है वो कोई भी जो है वो ढंग से जो है बना रहा है नहीं बना रहा, तो वो भी जो है प्रेफर करते हैं कि अपने अकाउंट ऑडिटेड करा लें, ठीक है। अब आ जाता है गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर क्या है, देखो गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करते हैं सेपरेट डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, जो कि जो है वो क्या परफॉर्म करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो कि ऑडिट जो है वो करता है डिपार्टमेंट्स की एंड ऑफिस की। और ये जो डिपार्टमेंट है ये कौन जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑडिट जो है वो कौन करता है, गवर्नमेंट जो है वो ऑडिट जो है सीएजी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ऑडिट करता है, जिसे जो है कौन असाइन करता है, डिफरेंट ऑफिशियल जो है वो असाइन करते हैं। देखो गवर्नमेंट ऑडिट जो है वो कौन करता है, सीएजी जो है वो करता है, सीएजी जो है वो गवर्नमेंट ऑडिट करता है। लेकिन वो ये कहा जाता है, ये ऊपर ऊपर से डेफिनेशन है कि सीएजी करता है, सीएजी करता नहीं है, वो करवाता है, किससे करवाता है, ऑडिटर से कराता है। दीज आर मेंट फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड सच दे आर वर्क अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करना। एंड देन आ जाता है हमारे पास में इंटरनल ऑडिट।
इसके बाद में क्या आता है हमारे पास में इंटरनल ऑडिट। देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स है, सम बिजनेस इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करती है इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या है, वो अपॉइंट कर देती है ऑडिटर जो भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो जो है ना उनके अकाउंट्स को रेगुलरली मॉनिटर वगैरह करते रहें। वो ना मतलब बहुत बात का वेट नहीं करते, वो इंटरनल ऑडिटर ना पहले से ही एक इंटरनल ऑडिटर जो है वो अपॉइंट कर लेते हैं, जो कि क्या होता है कंपनी का एम्प्लॉय हो जाता है एक तरह से। और वो जो ऑडिटर है वो परमानेंट नेचर का होता है, उसे इंटरनल ऑडिटर भी जो है कहते हैं। और वो जो है वो क्या करता रहता है, रिव्यू करता है अकाउंट्स को, जो भी अकाउंटेंट जो है बना रहा है। और वो जो ऑडिटर है बिसाइड वो अकाउंट चेक करने के, उनको जो है वो रिपोर्ट भी करना पड़ता है कि कैसे क्या जो है वो अकाउंटिंग सिस्टम है कि कैसे उसको इम्प्रूव करा जा पाए, कैसे हम इंटरनल चेक्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वो हमारे लिए जो इंटरनल कंट्रोल है वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो ये सारा काम जो है वो कौन करता है, इंटरनल ऑडिट जो है वो करता है। देखो क्या इंटरनल ऑडिट को इंटरनल ऑडिटर जो होता है वही जो है वो पब्लिक ऑडिटर या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर बन जाता है? नो, उसको अपॉइंट नहीं किया जाता पब्लिक ऑडिटर की तरह और एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह, एंड हेंस दे आर नॉट। और क्या जो है उन्हें कोई सबमिट जो है वो करनी पड़ती है रिपोर्ट जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर को करनी पड़ती है कि जो है वो जो शेयर होल्डर्स वगैरह के पास में जाएगी? तो आंसर इज नो। वो जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, इंटरनल ऑडिट जो है वो क्या है, कौन बुक ऑफ क्या हो रहा है, बुक ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन हो रहा है। और वो बुक ऑफ अकाउंट्स का जो एग्जामिनेशन कौन कर रहे हैं, सैलरीड ऑफिशियल्स जो है वो कर रहे हैं बिजनेस के, जिन्हें जो है वो क्या है इंटरनल ऑडिटर को सैलरी मिलती है बिजनेस के अंदर। और जो स्कोप है इंटरनल ऑडिट का थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, ये जो सारी की सारी फॉर्म्स हैं, ये जो ऑडिट है प्रैक्टिकली जो है वो ऐसे आ जाती है: कॉन्टिन्यूस ऑडिट और डिटेल्ड ऑडिट, पीरियोडिकल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, ओकेशनल ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कैश ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। सबसे पहले जो है वो हम पढ़ लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस ऑडिट या फिर डिटेल्ड ऑडिट क्या होती है। देखो कॉन्टिन्यूस ऑडिट और डिटेल ऑडिट का मतलब क्या है। देखो स्पाइसर एंड पैगलर ने जो है वो कॉन्टिन्यूस ऑडिट को बोला था कि वो एक ऐसी ऑडिट है जहाँ पर जो ऑडिटर का स्टाफ है ना वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस ऑडिट का मतलब है पूरे साल चले जा रही है, पूरे साल चले जा रही है, वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चले जा रही है ऑडिट, मतलब वो पूरे के सारे पूरे साल चलेगी। एंड जहाँ पर जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, वो इंटरवल्स पर आएगा फिक्स्ड या फिर अदरवाइज वो जो है वो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो है वो अपनी ऑडिट करने आएगा, इंटरिम ऑडिट करेगा। सच ऑडिट्स आर अडॉप्टेड जहाँ पर वर्क इन्वॉल्व जो है वो क्या है, कंसिडरेबल है, जहाँ पर जो है ना जहाँ पर वर्क इन्वॉल्व जो है वो कंसिडरेबल है। और यहाँ पर इसके खुद के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो है वो कॉन्टिन्यूस ऑडिट कराने के। कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर ऑडिट तो हो रहा है अकाउंट्स का, लेकिन थ्रू आउट द ईयर हो रहा है और रेगुलर इंटरवल्स पर हो रहा है, फिक्स्ड या फिर अदरवाइज जैसे आप मान लो 1 मंथ या फिर मंथ्स के अंदर। और इसके अंदर जो अकाउंट्स हैं ये जो है वो यहाँ पर बताओ अकाउंट्स को जो है ऑडिट कब कराया जाएगा, जब वो प्रिपेयर होंगे तभी ऑडिटेड करा दिया जाएगा। और ये जो है वो ऐसे जो ऑडिट कराना कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ही जो है वो ऑडिट कराना बहुत ज़रा ज़रूरी हो जाता है। कब जो है वो किसके लिए, बिग बिग बिजनेस हाउसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो है वो किस बिजनेस कंसर्न्स के लिए एप्लीकेबल होती है, जहाँ पर जो फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो कौन प्रिपेयर करा जा रहा है, जस्ट आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस बेसिस पर ऑडिट होता रहे तो सही है। ठीक है, जहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है मेनली जो है वो मतलब वो जो ट्रांजैक्शन है बहुत ज़्यादा है एंड बहुत ज़रूरी है कि ऑडिट जो है वो रेगुलर इंटरवल्स में होता रहे, ताकि गड़बड़ जो है ना जल्दी से जल्दी पता चल जाए, नहीं तो बाद में 1 साल बाद पता चल रही है फिर फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, और जहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ पावर दी हुई है कि आप जो है वो एक्सेस पासवर्ड कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन ढंग से काम ही नहीं कर रही हैं, तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस ऑडिट होगी तो पता चलता रहेगा गड़बड़ें। एंड जहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर हो रही हैं, आफ्टर एवरी मंथ जो है प्रिपेयर होती हैं, तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट करा दिया जाएगा तो बेटर रहेगा। एंड जहाँ पर सेल्स अफेक्टेड हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी सेल्स अफेक्ट होती है, तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होगा तो सही रहेगा। एडवांटेजेस क्या रहेंगे, ईजी एंड क्विक डिस्कवरी जो है वो एरर एंड फ्रॉड यूँ झट से जो है वो क्या होते रहेंगे, पकड़ में आते रहेंगे, क्योंकि जो है वो डेली रेगुलर इंटरवल पर जो है पता वो जो है वो ऑडिट हो रहा है तो झट से पता चलती भी रहेंगी। एंड ऑडिटर को जो है वो अपना वैल्यूएबल सजेशन भी जो है टाइमली दे पाएगा, क्योंकि वो बिजनेस से टच में है एंड उसको टेक्निकल डिटेल्स भी पता है बिजनेस की, तो वो जो है वो क्लाइंट को अपने वैल्यूएबल सजेशन जो है वो दे पाएगा, वो कहेगा कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा करो। एंड क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट, जैसे अगर मान लो चेकिंग वर्क जो है वो ऑलरेडी अगर मान लो परफॉर्म्ड होती ही रहेगी, तो जो फाइनल जब भी ऑडिटेड होंगे अकाउंट्स को और जो है वो जो भी शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करे जाएंगे, क्या वो उनमें देरी लगेगी या फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि जो पूरे साल जो चेकिंग हुई है रेगुलर इंटरवल पर तो वो जल्दी जल्दी हो पाएगा। एंड कीप द क्लाइंट स्टाफ रेगुलर, जब एक ऑडिटर है जब वो क्लाइंट को विजिट करता है ना रेगुलर इंटरवल पर, तो क्लर्क जो है वो क्या होते हैं, क्लर्क भी जो है वो रेगुलर होते हैं, अपने अकाउंट्स को जो है वो क्या करते हैं, अप टू डेट रखते हैं, नहीं तो वो जो है वो क्या होता है पुराना काम चले जा रहा है, ठीक है, ढीले पड़े हुए हैं, जब करेंगे कर लेंगे, अभी तो पूरा साल पड़ा है बाद में ऑडिट होगा। नहीं, जब कॉन्टिन्यूस ऑडिट होता है तो वो भी अपना काम जो है वो क्या करते हैं, अपडेटेड रखते हैं। मोरल चेक ऑन द क्लाइंट स्टाफ, देखो अगर ऑडिटर जो है वो जो है वो
सरप्राइज विजिट्स भी करता है। तो क्या होता है कि क्लर्क जो है अपना काम जो है वो ना रीजनेबल तरीके से जो अच्छे से करते हैं। अफिशिएंट ऑडिट, एज एन ऑडिटर जो है वो अपना ज़्यादा टाइम देता है डिस्पोजल पर, तो अकाउंट्स भी जो है चेक हो पाते हैं ग्रेटर अटेंशन के साथ में। एंड इंटरिम अकाउंट्स भी जो है प्रिपेयर हो पाते हैं। जो भी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, कभी कभार वो जो है वो इंटरिम डिविडेंड जो है उन्हें बांटना होता है, साल के बीच में जो डिविडेंड बांटा जाता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। आई होप आपको ये नॉलेज समझ में आ गई होगी कि जो साल के बीच में डाला जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, एंड जो फाइनल जो साल के कंप्लीट होने के बाद बांटा जाता है उसे क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड। तो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होगी तो जो है वो इंटरिम अकाउंट्स का प्रिपरेशन ढंग से हो पाएगा विदाउट मच डिले, एंड ऑडिट स्टाफ जो है वो भी बिजी रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है वो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, देखो आप इसमें से जो है ना 3-4 पॉइंट जो है वो याद कर लेना अपने हिसाब से, कौन से आपको जो है बेस्ट समझ में आए हैं। मैंने तो आपको सारे समझा दिए बहुत अच्छे से। ऑल्ट्रेशन आ जाती है फिगर्स की डिसएडवांटेजेस। देखो फिगर जो बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर है, जो भी ऑलरेडी जो है वो ऑडिटर ने चेक कर दिया है ना प्रीवियस विजिट के अंदर, अब जो क्लाइंट क्या करता है वो डिसऑनेस्ट होकर ना वो उसको चेंज करता रहता है, ऑल्टर करता रहता है। डिसलोकेशन ऑफ क्लाइंट वर्क, जैसे ऑडिटर है वो फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहा है ना, तो जो क्लाइंट का वर्क है ना वो क्या होता रहता है, क्लाइंट को इनकन्वीनियंस होती रहती है, यार बार बार ये ऑडिटर आया जा रहा है, काम जो है वो ना ढंग से हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट भी आ रहा है, वहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है कि कस्टमर भी आ रहे हैं, तो ढंग से काम नहीं हो पाता, एक्सपेंसिव। ये जो है ना सिस्टम जो है वो ये एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है। आप कंटिन्यूसली अगर ऑडिटर को रखोगे तो वो फीस भी उतनी चार्ज करेगा। क्वेरीज जो है वो मे रिमेन आउटस्टैंडिंग, देखो लॉन्ग इंटरवल हो जाता है, कभी कभार क्या होता है बहुत बहुत बड़ा इंटरवल हो जाता है 2 विजिट में, एक वो कब आया और एक कब आया, कभी कभार 3-4-5 महीने का जो है टाइम आ जाता है। तो जो पास्ट और प्रेजेंट वर्क के बीच में जो लिंक होता है ना, ऑडिट के जो क्लर्क होते हैं उन वो ना लूज कर जाते हैं लिंक वगैरह के अंदर, एक ये भी डिसएडवांटेज होता है। मैकेनिकल वर्क, अंडर सच ऑडिट जो वर्क होता है वो क्या होता है, इस अगर मैं कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर बात करूँ ना, मोनोटोनियस मैकेनिकल वर्क जो है वो होता है, और कभी कभार ना बोर्डम सा लगने लग जाता है, बोरिंग सा लगने लग जाता है, तो ये बात भी हो जाती है। ठीक है, प्रिकॉशन टू गार्ड अगेंस्ट इट्स डिसएडवांटेजेस, अब डिसएडवांटेजेस को दूर भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेजेस ही रहेंगी। डिसएडवांटेजेस को कैसे दूर करा जा सकता है, देखो कुछ कुछ जो है वो मैंने शुरू से लास्ट से पढ़ा रहा हूँ। देखो ही शुड गो थ्रू द पास्ट वर्क एंड ऑल्ट्रेशन वगैरह के अगर करा जाएगा तो जो है वो हो जाएंगे। वो कुछ एग्जॉस्टिव प्रोग्राम बनाए ताकि कोई लूप होल्स ना रहे, एंड जो एक्सप्लेनेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि जहाँ पर वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, जहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर ले। वो जो है वो सिमिलर नेचर को वन एंड कॉन्टिन्यूस सिटिंग में ही जो है वो चेक करे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा चेक करा बाद में चेक कर लेंगे, ऐसा क्या होगा पता नहीं चलता ना कहाँ पे छोड़ा था, तो पूरा एक गो में चेक करो। ऑडिटर को जो है वो इशू करनी चाहिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस की, जो ऑडिटेड फिगर्स हैं उसको ऐसे बोलना चाहिए कि ऑडिटेड फिगर्स जो है वो उसको पहले ही बोल देना चाहिए कि ये है कि मैं ऑडिट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है वो ये फिगर हिलनी नहीं चाहिए, उसको ऐसे ही पूरी की पूरी क्लियर वो जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो दे देनी चाहिए, तब जाके लूप होल्स नहीं रहने वाले। इसके बाद में जो है वो स्पेशल टिक्स जो है वो ऑडिटर जो है ना स्पेशल टिक्स जो है वो लगा ले कि मैंने यहाँ तक ये कर लिया, ये कर लिया, यहाँ पर ये चीज़ें मैं दोबारा चेक करूँगा, ये वो। तो स्पेशल टिक्स जो है वो जब भी ऑल्टर्ड फिगर, जो भी कोई फिगर्स ऑल्टर्ड हुई तो उस पर स्पेशल टिक्स लगा ले कि हाँ यहाँ पर ना गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ना फिगर ऑल्टर कर दिया मैनेजमेंट ने। अब आ जाता है इसके बाद में पीरियोडिकल और फाइनल और कंप्लीट ऑडिट। यहाँ पर ये कौन सा सिस्टम होता है जहाँ पर जो है वो ऑडिटर जो है वो अपना वर्क जो है वो कब ले रहा है, बताओ कब ले रहा है, जब जो है वो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है ना तब उसके बाद में ले रहा है, तो उसे फाइनल या फिर कंप्लीट ऑडिट जो है वो बोला जाता है। जब जो ट्रांजैक्शन है ना होल पीरियड की कंप्लीटली रिकॉर्डेड हो गई है, बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब प्रिपेयर हो गया है, उसके बाद में जब सब कुछ प्रिपेयर होने के बाद पूरे साल के बाद में जो है वो ये ऑडिट करी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, पीरियोडिकल या फाइनल ऑडिट जो है वो बोला जाता है। वो जो है वो अपना ऑडिट वर्क जो है वो वन कॉन्टिन्यूस सेशन के अंदर ही एक बार लग के ख़त्म करता है, और यहाँ पर कोई इंटरवल्स वगैरह नहीं होते। मतलब ऑडिटर जो है क्लाइंट के पास में विजिट कब करेगा, कितने टाइम विजिट करेगा, साल में एक ही बार, एंड वो कॉन्टिन्यूसली वो क्या करेगा, अकाउंट्स को चेक करेगा एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को। एडवांटेजेस क्या होते हैं इन केस में, इस केस में जो वर्क है ना ऑडिट का वो जो है वो इनकन्वीनियंस जो है वो मतलब क्लाइंट को जो है ना क्लाइंट का बिजनेस डिसलोकेट नहीं होता, क्योंकि एक ही बार आना है, जब आएगा तो अब हो जाएगा काम, ऐसा नहीं बार बार आई जा रहा है, तो मतलब क्लाइंट भी डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी अपने कस्टमर पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, ऐसा मतलब वो दिक्कतें नहीं रहती जो वहाँ पर डिसएडवांटेज थी। और ये लेस एक्सपेंसिव है, वो देखो वहाँ के जो पीछे वाले डिसएडवांटेजेस थे वो यहाँ पर ना आपको ना एडवांटेजेस में दिखेंगे। देखो ये लेस एक्सपेंसिव होगा, और ये जो है वो रीजनेबल टाइम में जो है वो ख़त्म हो जाता है, और ये मैकेनिकल नहीं होता है, और जो है वो अनड्यू कोलिशन जो है वो नहीं होता है, क्योंकि देखो बार बार मिलने से जो भी वो पिछले वाले ऑडिट में क्या दिक्कत थी, कोल्यूशन होना पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। ऐसे ही अब डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो पीरियोडिक ऑडिट है, तो यहाँ पर डिटेल चेकिंग क्या पॉसिबल है, नहीं डिटेल चेकिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम ही लिमिटेड है। साल के एंड में तो एक तो ऑडिट करा रहे हैं और 2-3 महीने में जो है वो क्या करना है, सबमिट भी करनी है रिपोर्ट को, तो डिटेल चेकिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एक तो टाइम एक लिमिटेड फैक्टर जो है वो बन गया हमारे लिए।
और ग्रेटर चांस है कि यहाँ पर एरर एंड फ्रॉड जो है वो एक ही बार हो रहा है, तो यहाँ पर चांसेस है कि एरर एंड फ्रॉड जो है वो होगा, क्योंकि देखो एक ही बार हो रहा है। और यहाँ पर पिछली बार में यहाँ पर तो वो बैठा ही हुआ था, तो यहाँ पर चांसेस कम थे ऑडिट जो है फ्रॉड होने के या जो है वो दिक्कत होने के, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है चांसेस। ठीक है। इसके बाद आपको जो है वो मैंने जो है वो कॉन्टिन्यूस ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट के अंदर वैसे डिफरेंस बता दिया कि कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर ऑडिटर और जो स्टाफ होता है, जब वो अकाउंट्स को चेक कर रहा है तो वो क्लाइंट को विजिट कब कर रहा है, वो रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स के अंदर जो है वो क्या करेगा, विजिट करता है। ऑन द अदर हैंड फाइनल ऑडिट के अंदर वो एक ही बार करेगा। कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो है वो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती जा रही है, तो मतलब वर्क साइमल्टेनियसली जो है ट्रांजेक्शन हो रही है, साथ में चेकिंग भी हो रही है। लेकिन फाइनल ऑडिट के अंदर क्या है कि अकाउंट्स ऑडिटेड तो हो रहे हैं, लेकिन जो है वो चेकिंग कब हो रही है, बहुत बाद में हो रही है, बहुत बाद में हो रही है चेकिंग। कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर जो है वो क्या हो रहा है कि जो फाइनेंशियल पीरियड जिसके जो है वो रिलेशन में है, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाती है। क्या बाद में हो रही है, तो या जो है वो जो है चलती जा रही है, चलती जा रही है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट तो चलती जा रही है, ठीक है। और लेकिन फाइनल ऑडिट जो है वो जब सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई है, बैलेंस हो गई है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया गया है, सब कुछ होने के बाद में फाइनल ऑडिट होती है, तो ये डिफरेंस होता है। अब मैं इंटरिम ऑडिट की बात करूं तो इंटरिम ऑडिट का मतलब क्या है, जो कि दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में कुछ इंटरिम पर्पसेस के लिए जो है वो, जैसे कंपनी को जो है वो इंटरिम डिविडेंड वगैरह बांटना है, तो उसे क्या बोला जाता है, इंटरिम जो है वो ऑडिट बोला जाता है। ये जो ऑडिट है ना, इसके अंदर कंप्लीट चेकिंग जो है वो करी जाती है अकाउंट्स की। जो भी कंपनी ने मान लो कोई भी बही खाते अकाउंट्स वगैरह जो है बनाए हुए हैं, उनका प्रॉपरली जो है वो क्या करा जाता है, ऑडिट जो है वो करा जाता है। जैसे कि और जो है वो ये जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे जो है वो क्वार्टरली या फिर जो है वो हाफ ईयरली अकाउंट्स वगैरह जो है आप कह लो। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस जो है वो क्या होते हैं, अब इसके एडवांटेजेस जो है वो क्या होते हैं, देखो इसके एडवांटेजेस जो है वो ये होते हैं कि ये जो ऑडिट है ना, ये हेल्पफुल कब है, जब पब्लिकेशन ऑफ इंटरिम फिगर जो है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो आप इंटरिम ऑडिट कराओ। आपको इंटरिम डिविडेंड वगैरह बांटने हैं तो देखो जो है वो करा लो, ठीक है। विद इंटरिम ऑडिट फाइनल ऑडिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है इजीली, क्योंकि इंटरिम ऑडिट हो ही रखी है। क्वार्टरली या फिर जो है वो हाफ ईयरली के जो है वो अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिट हो चुके हैं। अब जो है फाइनल ऑडिट के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि 6 महीने चेक करने हैं, 6 महीने की ऑलरेडी ऑडिट हो चुकी है। एरर एंड फ्रॉड भी जो है क्विकली डिटेक्ट हो जाते हैं। एंड ये जो इंटरिम ऑडिट है, सिंस ये जो है वो परफॉर्म्ड हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, तो यहाँ पर मोरल चेक भी जो है वो एक्सरसाइज करा जा पाता है। एंड इट्स एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पर जो है फिगर्स ऑल्टर होने के चांसेस हैं। एंड इंटरिम ऑडिट इन्वॉल्व द एडिशनल वर्क जो है वो कराना। और आपको जो है कॉन्टिन्यूस ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट के अंदर डिफरेंस वैसे ही समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस ऑडिट के अंदर जो है वो ऑडिट वर्क पूरे साल चलता है, लेकिन इंटरिम ऑडिट के अंदर वो जो है वो एक डेफिनेट डेट तक चलता है। अब कॉन्टिन्यूस ऑडिट की मैं बात करूं तो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन जो है वो जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, उसके क्लोज के बाद में जो है वो वेरिफिकेशन जो है वो होगा। बट इंटरिम ऑडिट के अंदर वर्क जो है वो ऑडिट के साथ साथ ही जो है वो एसेट एंड लाइबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन जो है वो चलता रहता है। कॉन्टिन्यूस ऑडिट की बात करूँ तो ट्रायल बैलेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि वो जो है नेसेसरीली जो है वो इंटरवल्स पर जो है वो प्रिपेयर करा जाए, बट इंटरिम ऑडिट के अंदर ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना ही पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं ओकेशनल ऑडिट, पार्शियल ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट। ओकेशनल ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट जो भी ओकेशनली जो है वो हो गई है। जैसे ओकेजनली का मतलब, आप पूछोगे ओकेजनली का मतलब क्या है, ओकेजनली का मतलब है वंस इन अ वाइल, वंस अ वाइल हो गई है, कभी जो है वो एक बार हो गई, जब भी जरूरत पड़ी, क्लाइंट की जो डिजायर हुई कि हाँ क्लाइंट का मन कर रहा है कि अब ऑडिट करा लेते हैं, तो करा लिए, उसे बोला जाता है ओकेजनल ऑडिट। क्या ये ऑडिट कराना जो है वो नेसेसरी है, नाम से ही पता चल रहा है ओकेजनली है, जहाँ पर जो है वो ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट किसके केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस के केस में। बट जब भी जो है वो ज़रूरत लगती है तो ऑनर जो होते हैं वो क्या कराते हैं, वो अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड करा लेते हैं। इसके बाद आ जाता है पार्शियल ऑडिट। देखो पार्शियल ऑडिट के अंदर क्या होता है, पार्शियल ऑडिट के अंदर ऑडिटर जो है सम ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड बुक्स जो है वो चेक करता रहता है कि वो जो है वो फुल या फिर पार्ट ऑफ द पीरियड के लिए वो चेक करता रहता है। जैसे ऑडिटर जो है वो इंस्ट्रक्ट कर देता है अपने ऑडिट को कि ओनली जो पेमेंट साइड जो है देखी जाए कैश बुक की, बिकॉज वो हिमसेल्फ जो है वो कैश एंड चेक रिसीव कर रहा है। तो पार्शियल ऑडिट भी जो है वो कराई जाती है, जहाँ पर पार्शियल ऑडिट के अंदर वो जो है वो पूरा का पूरा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक नहीं करने, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कुछ रिकॉर्ड्स एंड कुछ बुक्स का पार्ट जो है चेक करना है। जैसे कि उसको इंस्ट्रक्ट करा जाता है कि आप पेमेंट साइड चेक कर देना, बस सिर्फ पेमेंट साइड चेक कर दो, तो उसे क्या बोला जाता है, जो है वो पार्शियल ऑडिट जो है वो बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्यों करा रहा है, क्योंकि वो खुद ही जो है वो कैश एंड चेक जो है वो रिसीव कर रहा है बिजनेस के बिहाफ पर, तो ऐसा होता है। बट क्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए परमिटेड होता है कि पार्शियल ऑडिट कराना, नहीं, क्योंकि आप पार्शियल ऑडिट कराओगे ना तो गलत है कि आप एक ही चीज़ छोटी सी चेक करा रहे हो, नहीं, पार्शियल ऑडिट नहीं करा सकते। लेकिन कुछ कुछ स्मॉल बिजनेसेस वगैरह जो है पार्शियल ऑडिट वगैरह भी करा सकते हैं। अब आ जाती है लास्ट टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट आ जाता है बैलेंस शीट ऑडिट। आई होप आपको जो है मज़ा आ रहा होगा कि जो है हमने इतना सारा कुछ जो है सीखा है
एंड फाइनली जो है वो हम अपने चैप्टर को कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या रह जाता है, बैलेंस शीट ऑडिट जो है वो रह जाता है। देखो जब भी कोई ऑडिट कराई जाती है ना, जब भी इस ऑडिट के अंदर, बैलेंस शीट ऑडिट के अंदर जब भी कोई ऑडिट हो रही है तो ऑडिटर जो है क्या चेक करता है, कैपिटल, रिजर्व, एसेट, लाइबिलिटी जो भी बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। तो जो भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी दे रखी है वो भी चेक करी जाती है, क्योंकि उसका भी इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ता है, बैलेंस शीट के ऊपर। आई होप आपको पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है वो रिजर्व वगैरह के अंदर चला जाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी चेक करना पड़ता है। जैसे अगर गुड्स हमने परचेज करे क्रेडिट पर, तो वो लाइबिलिटीज इससे इंक्रीज होगी, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई एंड हमारा जो है वो स्टॉक भी इंक्रीज हुआ, परचेज करे तो स्टॉक भी इंक्रीज हुआ, जो कि हमारे जो है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी जाता है। स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाता है एंड बैलेंस शीट में भी जाता है। तो यहाँ पर ऐसी ऑडिट जो है वो कभी सक्सेसफुल होती हैं उन बिजनेस कंसर्न में जहाँ पर जो है वो एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक जो है वो ऑपरेशन में है। एंड बैलेंस शीट ऑडिट जो है वो ना, कि बैलेंस शीट आइटम्स का ऑडिट कराना, ये इंडिया में तो कम पॉपुलर है लेकिन यूएसए के अंदर बहुत ही पॉपुलर है बैलेंस शीट ऑडिट कराना। सो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, इंट्रोडक्शन वाला। सो आई होप आपको जो है वो मज़ा आया होगा। एंड अगर आपने जो फर्स्ट पार्ट की रिवीजन वीडियो नहीं देखी है तो मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा इसका, जहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। तो वो जो है वो और आपको जो है डेडिकेटेड प्लेलिस्ट तो मिल ही जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।